तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। जय बोले अनंत नरसिंह परमेश्वर भगवान की जय। जय हरिदेव श्री एक हजार शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सरस्वती सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशाम चिन्मयी माता की जय। अपन सभी लोग जैन भूगोल को स्टडी कर रहे हैं। जैन भूगोल में 3 लोग के बारे में अपन समझने का ट्राई कर रहे हैं। 3 लोग को समझ करके भी अपने को अपने आत्म तत्व को जानना है, क्योंकि 3 लोग को समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अनादिकाल से जीव इस 3 लोक में घूम रहा है, राइट। और इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि हम अपने आत्म तत्व पर फोकस करके, आत्म तत्व को समझ करके पंचम गति मोक्ष गति को प्राप्त करें। इसीलिए 3 लोग को समझ करके भी 3 लोक में नहीं घूमना है। ये अपना जैन भूगोल स्टडी करने का उद्देश्य है। अब ये कौन सी बात हो गई कि जैन भूगोल स्टडी भी करना है, 3 लोग स्टडी भी करना है और उसके बाद 3 लोग में घूमना भी नहीं है, तो फिर स्टडी क्यों करें। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम इसलिए जानते हैं कि उसको जानने के बाद हम छोड़ सकें। जैसे कोई व्यक्ति है जो लेदर का बेल्ट यूज़ कर रहा है, तो उसको बोला जाता है तू छोड़ दे, तो बोले ये सब कुछ नहीं होता, मेरे को नहीं छोड़ना। तो बोले उसमें हिंसा होती है, छोड़ दे, तो बोले पता है, फिर भी वो छोड़ नहीं पाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, एक बार जहाँ पे लेदर क्रिएट होता है वहाँ पे जाके देख ले कैसी हिंसा होती है। जहाँ बुचड़ खाने होते हैं वहाँ जाके देख लो कि प्राणियों को कैसे मारा जाता है, तो तू कभी भी लेदर यूज़ नहीं कर पाएगा। तो एक बार जब अपन कोई चीज़ को बहुत अच्छे से देख लेते हैं कि नरकों में किस प्रकार के दुख होते हैं, मनुष्य गति में जीव कैसे कैसे घूमता है, ये सब जान लेने के बाद अपना वैराग्य दृढ़ हो जाता है, मजबूत होता है और सम्यक दर्शन अपना निर्मल होता है। इसीलिए ये सब जान कर के भी लास्ट में इन सब को छोड़ करके पंचम गति मोक्ष को प्राप्त करना है। अब अपन आगे अपने टॉपिक पे समझने का ट्राई करते हैं। जम्बूद्वीप के बारे में समझ रहे थे। जम्बूद्वीप में अभी तक अपन ने कितना देखा, तो 6 पर्वत देखी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 पर्वत के कारण उसके 7 क्षेत्रों में डिवाइड हो गया। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। ये 6 पर्वत के कारण 7 क्षेत्र बन गए। 6 पर्वत के बीच में एक एक सरोवर है, अपन ने देखने का ट्राई किया था। ये 1st सरोवर, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ये 6 सरोवर है। इतना अपन ने देखा था। और सेंटर में ये सुमेरु पर्वत है, ये अपन ने देखा था। कल अपन ने और देखने का ट्राई किया था। नेक्स्ट इसके पहले ठीक, ये जो जम्बूद्वीप है वो जम्बूद्वीप के ये जो क्षेत्र और पर्वत है उसका विस्तार कितना है उसको समझने के लिए अपन एक सिंपल फॉर्मूला देखा था। अपने को भरत क्षेत्र का आचार्य महाराज ने बता दिया कि जो भरत क्षेत्र है वो जम्बूद्वीप का 190वां भाग है, राइट। जब भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का 190वां भाग है, तो जब भरत क्षेत्र की फिगर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो यहाँ पे है 526/6/19, तो वो हम कैसे करेंगे। तो भरत जम्बूद्वीप पूरा 1 लाख योजन का है, तो 1 लाख योजन का भरत क्षेत्र 190वां भाग है, तो 1 लाख योजन को हम 190 से डिवाइड करेंगे, तो 1 लाख में 190 का भाग देंगे तो अपने को ये फिगर मिल जाएगी 526/6/19 योजन,
तो इतने योजन का हमारा क्या हो गया, भरत क्षेत्र। फिर आचार्य महाराज ने हमको शॉर्ट में एक सूत्र दे दिया कि अब जितने भी विदेश क्षेत्र पर्यंत जितने भी पर्वत और क्षेत्र आते हैं उनको आप डबल डबल करते जाइए। तो उसके लिए अपन ने सिंपल भरत क्षेत्र को x गैस कर लिया, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो भरत क्षेत्र x, फिर 2x, 4x, 8x, 16, 32 और ये 64 हो जाएगा। तो आचार्य महाराज ने अपने भी यही बोला था कि आपको डबल डबल करते जाना। तो हमने x गैस करके सबको डबल डबल करके यहाँ तक पहुँचे। फिर विदेश क्षेत्र के बाद जितना हमने डबल किया था वो 1 बाय 1 आधा आधा करना है। तो हमने यहाँ पे आधा किया, 64 का 32, 34 का 16, 16 का 8, 8 का 4, 4 का 2, 2 का लास्ट में मेरा वो क्षेत्र x 1 आ गया, राइट। तो इससे अपने को कोई भी क्षेत्र की या कोई भी पर्वत का विस्तार निकालना हो तो हम आराम से इसका विस्तार निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये अपन ने यहाँ पे देख लिया सारे विस्तार निकाले हुए 1x 2x 3x। और जब अपन ये सबका प्लस करेंगे तो 190 अपने को मिल जाता है। दैट मीन्स ये प्रूव हो गया कि जो भरत क्षेत्र है वो जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। और इसी तरह से यहाँ पे भाग डिवाइड करके दिखाया हुआ है। ये इतना अपन कल समझ चुके थे। फिर अपन ने ये जीते सही है, 4 की चीज ये पर्वत, उसके कलर और उसकी ऊंचाई और उस पर कौन कौन से सरोवर है वो सब अपन ने कल देख लिया था। नेक्स्ट ये 6 सरोवर के नाम आ गए कि जो पर्वत है उस पर कौन कौन से सरोवर है। तो पद्म, महापद्म, तिंगिश, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक, ये 6 सरोवर है। नेक्स्ट फाइन। अब ये बोला है कि वो सरोवर है वो कितने बड़े हैं। तो बताया कि आचार्य महाराज ने 50 नंबर के सूत्र में बताया प्रथमो योजन सहस्त्रायामस तदर्थ विश्वकंभोरतः, यानी जो पहला तालाब है वो 1000 योजन लंबा है। यहाँ पे बताने का ट्राई किया है कि वो 1000 योजन उसकी क्या है, लंबाई है और इससे आधा चौड़ा है। आधा दैट मीन्स 1000 का आधा हो जाएगा 50 योजन, फिर 500 योजन। तो 500 योजन वो क्या हो गया, चौड़ा हो गया। तो 1000 योजन लंबा हो गया और 500 योजन वो चौड़ा हो गया। अब वो गहरा कितना है तो उसके लिए आचार्य महाराज ने सूत्र दे दिया 10 योजना वगह, यानी वो 10 योजन क्या है, गहरा है। दैट मीन्स उसकी जो डेप्थ है उसकी गहराई है और सरोवर की वो 10 योजन गहरा है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जब सरोवर का मेजरमेंट करते हैं, उसकी सरोवर का लंबाई चौड़ाई उसकी डेप्थ समझते हैं, तब अपने को महायोजन से करना है। जैसे द्वीप, समुद्र, पंचमेरु आदि जो अपन मेजरमेंट करते हैं वो महायोजन से काउंट करते हैं। वैसे ये जो 1000 योजन है उसका मतलब 1000 और योजन को आप किलोमीटर में करोगे तो एक महायोजन बराबर 6000 किलोमीटर होता है। तो 1000 इंटू 6000, तो ये आपको किलोमीटर में मिल जाएगा कि ये जो सरोवर है वो कितना बड़ा, कितने किलोमीटर का है, उसकी लंबाई कितने किलोमीटर की है। तो जब भी सरोवर का मेजरमेंट करे, द्वीप का मेजरमेंट करे, तो वो सब महायोजन के नाम से अपने को यहाँ करना है। नेक्स्ट फिर वो सरोवर में क्या है तो उसके लिए आचार्य महाराज ने सूत्र दे दिया तन्मध्ये योजनम पुष्करम, यानी उसके बीच में 1 योजन का कमल है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो सरोवर है, ये सरोवर और ये सरोवर, ये तीनों सरोवर के सेंटर में ये कमल है। तो वो कमल भी कितना बड़ा है, तो कमल 1 योजन का कमल है। अब जब कमल का मेजरमेंट करना है कि वो लघु योजन में नाप करना है कि महायोजन में, तो जब कमल का मेजरमेंट होता है तो वो लघु योजन में होता है और 1 लघु योजन बराबर अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर होता है। तो ये कमल कितना हो गया, एक कमल, वो सरोवर के सेंटर में जो कमल है वो अकेला लगभग 12 किलोमीटर का एक कमल है। अब याद रखना है कि ये जो कमल होते हैं वो अपने यहाँ की तरह वनस्पति कायिक नहीं होते, वो सारे के सारे पृथ्वी कायिक हैं। यानी पृथ्वी उस शेप में है कि जैसे कमल हो, राइट। तो वो सारे पृथ्वी कायिक हैं। तो ये 1 योजन का कमल हो गया। अब बहुत सारे कमल होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो पद्मद्रह, द्रह का मतलब होता है सरोवर, शास्त्र में सरोवर के लिए द्रह शब्द भी यूज होता है। तो पद्मद्रह का जो कमल है
तो ये सरोवर पूरा बताया है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सरोवर है, उसके सेंटर में जो कमल है वो कमलाकाट टापू है, उसमें कुल कमल 1,40,115 है, पृथ्वी का है तथा मणियों से सजा हुआ है। ये कमल जो अपने यहाँ होता है वैसा नहीं है, मणियों से पूरा सजा हुआ है। और मध्य कमल, ये जो इतने सारे कमल है उसमें से जो मध्य कमल जो सेंटर का कमल है वो 1 योजन बड़ा और बाकी के कमल आधे आधे योजन के हैं, राइट। और मध्य कमल में देवियाँ रहती है, ये जो कमल है सेंटर का उसमें कौन रहती है, देवियाँ रहती है। और बाकी के कमलों में अंगरक्षक, सेना, अनेक आदि देव रहते हैं। और जितने कमल है उतने ही जिनालय है, दैट मीन्स ये इतने टोटल कमल है तो आप समझ लीजिए कि 1,40,115 जिनालय भी उसमें है। तो आप एक बार विजुलाइज कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें सुन के अपने को काल्पनिक लगेगी कि कहाँ 12 किलोमीटर का एक कमल अप्रोक्सीमेटली और बाकी सारे कमल हैं वो भी आधे आधे हैं, तो आधे आधे दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर के एक कमल होता है, राइट। और हर एक कमल में देवियाँ रहती हैं और देवियाँ रहती है और जितने कमल है उतने जिनालय हैं। तो आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा होगा कि यहाँ पे कमल है और उसके ऊपर जिनालय है, राइट। तो इतना आपने कमल के बारे में जान लिया। नेक्स्ट, अब उसमें कौन कौन सी देवी रहती है, कौन से कमल, कौन से सरोवर में कौन सी देवियाँ रहती है, वो सब फिक्स है। तो यहाँ पे अपन आगे समझते हैं कि यहाँ पे आचार्य महाराज ने पहले का पद्मद्र है उसका नाप तो अपने को बता दिया था, राइट, कि 1000 योजन वो लंबा था, 500 योजन चौड़ा था। तो एक कमल, एक सरोवर का तो बता दिया। वैसे उन्होंने आगे की जो सरोवर है, रिमेनिंग जो सरोवर है कि पद्मा के बाद महापद्मा, चिंगीज, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिक, ये जो सरोवर है उनका मेजरमेंट क्या है, तो उन्होंने एक का बता के बाकी के लिए उन्होंने बोल दिया कि तत् द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, दैट मीन्स जो आगे के तालाब है वो और जो कमल है उसमें वो दूने दूने हैं। दैट मीन्स जो पद्मा सरोवर था वो 1000 योजन लंबाई थी उसकी और चौड़ाई उसकी 500 योजन थी, राइट। अब आगे की जो महापद्मा जाएंगे तो उसमें 2000 योजन उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, और 1000 योजन उसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह से आगे के सरोवर को उनको डबल करते जाना है। और सरोवर को ही नहीं करना है, उसका जो बीच का जो कमल जो पद्मा सरोवर में 1 योजन चौड़ा था उसको भी डबल उनको करना है। फिर उसने बताया कि कौन कौन सी देवियाँ रहती है, तो उसके लिए सूत्र है तन निवासिन्यो देव्यः श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक पारिषदकः, राइट। उसमें कौन कौन सी देवी रहती है, तो श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, 6 सरोवर, उसके सेंटर में एक कमल बड़ा, बाकी तो सब छोटे कमल है। तो जो सेंटर के जो कमल है वो 6 एक कमल में एक देवी रहती है। दैट मीन्स जो पद्मा सरोवर का कमल है उसमें श्री देवी रहती है, महापद्मा के सरोवर का जो सेंटर का कमल है उसमें री देवी रहती है, फिर श्री, री, धृति, पद्मा, महापद्मा, तिंगिज, तो तिंगिज सरोवर के सेंटर के कमल में धृति देवी रहती है, केसरी सरोवर है उसके सेंटर के कमल में कीर्ति देवी रहती है, महापुंडरिक जो सेंटर का कमल, महापुंडरिक की जो सेंटर में कमल है उसमें बुद्धि देवी रहती है, और लास्ट में पुंडरिक जो सरोवर है उसके सेंटर के कमल में लक्ष्मी देवी रहती है, राइट। तो ये जो देवियाँ रहती है और सामानिक और पारिषद देवों के साथ निवास करती है। उसमें कौन कौन से देव होते हैं, तो सामानिक और पारिषद देवों के निवास स्थान होते हैं तथा इनकी आयु 1 पल्योपम की होती है। सोचिए देवियों की आयु कितनी ज़्यादा है, 1 पल्योपम की उनकी आयु है। नेक्स्ट, अब कमल की देवी है तो वही बात लिखिए, श्री, री, धृति देवी सौधर्म की देवियाँ हैं, राइट। और जो कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी है वो ईशान इंद्र की देवियाँ हैं और इनकी आयु 1 पल्योपम की होती है और सभी ब्रह्मचार्य में होती है। ये सारी देवियाँ ब्रह्मचार्य में होती है। नेक्स्ट, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जो कमल है, ये सरोवर के सेंटर में कमल है, ये सरोवर के सेंटर में कमल है, और श्री देवी, वी देवी, इस तरह से आगे के सरोवर में आपको समझना है। पर अब जितना अपन ने पढ़ा उसका एक कॉमन चार्ट यहाँ पे है, तो जिससे आपको समझ में जाएगा। ये 6 सरोवरों के नाम लिखे हुए हैं, उनकी लंबाई तो 1000 योजन थी उसकी लंबाई,
फिर डबल डबल करते 2000 4000। फिर अपने को पता है कि विदेश क्षेत्र तक हमको डबल डबल करना है और विदेश क्षेत्र के बाद हमको आधा आधा करना है। जब तिंगिस सरोवर पहुंचेंगे उसके बाद जो क्षेत्र आता है, इस पर्वत के बाद जो क्षेत्र आता है वो विदेश क्षेत्र है। तो हमको अब सारा आधा आधा करना है, तो 4000 2000 और 1000, राइट। विदेश क्षेत्र का इस साइड का नीचे का एरिया है, वहाँ सब डबल डबल होता जाएगा और फिर ऊपर का जो एरिया है वहाँ सब आधा आधा होता जाएगा। अभी हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं। फिर उसकी चौड़ाई कितनी थी, तो उसकी चौड़ाई 500, फिर डबल तो 1000, फिर उसकी डबल 2000। अब आधा आधा करना, तो 2000 1000 एंड 500 योजन, राइट। ये सब योजन है और यहाँ पे उसका मील में भी कन्वर्जन करके दिया है कि 500 योजन का मील करेंगे तो 20 लाख मील हो जाएगा और 1000 का करेंगे तो 40 लाख मील हो जाएगा। फिर उसकी गहराई कितनी है, तो पहले सरोवर के आचार्य महाराज ने हमको बताई थी कि 10 योजन, सिर्फ 10 योजन है। 10 योजन यानी 40,000 मील, कितना सारा गहरा वो सरोवर है। और उसका डबल यानी 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। अब हमको आधा आधा करना, तो 40 20 एंड 10 योजन, राइट। ये लंबाई चौड़ाई और गहराई अपनी हो गई। अब उसके बाद कमल की बात है, तो उसमें एक कमल, फिर इसके आगे जाके महापर्व में तो फिर दो के डबल 4, यानी ये कमल की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 1 योजन। फिर उसका डबल क्या हो जाएगा 2 योजन, फिर उसका डबल क्या हो जाएगा 4 योजन, फिर 4 2 और 1। इस तरह से आपको समझ लेना है। पहला 1 योजन का था, फिर 2 योजन का कमल, फिर 4, फिर आधा आधा 4 2 और 1। और उसमें देवी कौन कौन सी, श्री रिद्धि कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये 6 प्रकार की देवियाँ रहती हैं। तो इससे आपको पूरा जो सरोवर कितना लंबा चौड़ा और गहरा है वो पता चला और उसके जो सेंटर है उस सेंटर का जो कमल है उसकी कितना बड़ा है और उसमें कौन कौन सी देवियाँ रहती हैं वो समझ में आ गया। अब ये सारी बातें एक बार अपन जम्बूद्वीप के मैप में देखते हैं। अपन सरोवर को देखते हैं। तो ये फर्स्ट सरोवर है पद्म, सेकेंड सरोवर। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई किया है कि ये पद्म सरोवर है, उससे डबल ये है महापद्म। थोड़ा जूम कर दो। नीचे ये जो पद्म सरोवर है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि जितना सरोवर है ये उससे डबल ये बना हुआ है, राइट। फिर और इससे बड़ा ये तिंगिच दिख रहा है। ये सिंपल हाथ से ड्रॉ किया हुआ है सारे में, फिर भी यहाँ पे पूरा जो बताया हुआ है शास्त्र में वैसे वैसे बनाने का 100% ट्राई किया गया है। पद्म से डबल महापद्म, महापद्म से तिंगिच डबल, ये अपना विधि क्षेत्र आ गया। तो जो प्रोसेस यहाँ जैसी थी उसका जस्ट रिवर्स अपन ऊपर के डायरेक्शन में कर देंगे, विदेश क्षेत्र के यहाँ ऊपर। तो जो तिंगिच की थी, जितनी विड्थ चौड़ाई गहराई तिंगिच की थी उतनी केसरी की हो जाएगी। अब इससे आधा हो जाएगा, तो केसरी से छोटा महापुंडरीक हो जाएगा, महापुंडरीक से छोटा पुंडरीक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार से 6 सरोवर नीचे बढ़ते बढ़ते जाएंगे विदेश क्षेत्र की उस साइड से, बढ़ते बढ़ते रिवर्स डायरेक्शन में चले जाएंगे। और इन सब के सेंटर में एक एक कमल होता है। ये सारे पर्वतों के सेंटर में कमल होता है। अब सारी बातें इतनी छोटे एरिया में समझाना टफ होता है कि कहाँ सरोवर का नाम लेके कहाँ कमल ड्रॉ करें, इसलिए आप समझ लीजिए कि इन सब के सेंटर में एक एक कमल है। और कमल भी जो यहाँ पे जो कमल है उससे बड़ा ये 1 योजन का है, 2 योजन का, 2 योजन का है, तो 4 योजन का। और यहाँ जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये 4 योजन, ये 2 योजन और यहाँ पे 1 योजन का हो जाएगा। तो आपको पूरा समझ में आ गया। और फिर यहाँ पे श्री देवी, यहाँ पे वी देवी, यहाँ धृति, यहाँ कीर्ति, यहाँ बुद्धि और यहाँ लक्ष्मी देवी। इस तरह से 6 जो सेंटर के कमल है उसमें एक एक देवी सब जगह निवास करती है। तो इतना अपना क्लियर हो गया पर्वत क्षेत्र, कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से क्षेत्र है और कौन से पर्वत पे कौन से सरोवर है और उसमें कितने कमल है और कितने कमल के जो सेंटर के जो मुख्य कमल है उस पर कौन कौन सी देवी निवास करती है।
क्षेत्र में जो नदियां हैं वो, अब अपन को नदियों के बारे में समझना। जो पूरा अपन ने जम्बूद्वीप का मैप देखा था उसमें क्षेत्र, पर्वत और सरोवर और कमल इतना अपना फिनिश हो गया। अब उसमें कौन कौन सी नदी कहाँ, कौन कौन से क्षेत्र में से कहाँ कहाँ जाती है, कौन से सरोवर में से कौन कौन सी नदियाँ निकल के किस क्षेत्र में, किस साइड, किस डायरेक्शन में, ईस्ट और वेस्ट कहाँ पे मूव होती है, वो सारा अपन समझने का ट्राई करते हैं। तो पहले ये सारी नदियों के नाम अपन याद कर लेते हैं, और इतना तो याद होना चाहिए क्योंकि जब अभिषेक होता है तो अभिषेक में सारी नदियों के नाम, जो लोग अच्छे से पाठ बोलते हैं अभिषेक पाठ, तो उसमें सारी नदियों के नाम आता है कि हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ इतनी दूर दूर नदियों तक जाने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हम ऐसा गैस कर देते हैं कि हम ये जो नदियाँ हैं वहाँ से जल ला करके हम जिनेंद्र भगवान का क्या कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। तो ये नदियों के नाम जो लोग अभिषेक करते होंगे उन लोगों ने शायद सुने होंगे। तो उसका उनके नाम आचार्य महाराज ने 20 नंबर के सूत्र में तत्वार सूत्रज में दिया है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा। राइट, उसका मतलब ये जो भरत आदि क्षेत्रों में कौन कौन सी नदियाँ है, भरत आदि का मतलब आपको सारे क्षेत्र समझ लेना। जो 7 क्षेत्र है, भरत एक नाम दे दिया, रिमेनिंग 6 को भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। तो ये जो भरत आदि क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी नदियाँ, तो गंगा है, सिंधु है, रोहित्रास्या, राइट, रोहित और रोहितास्या, फिर यहाँ पे हरि और हरिकांता, फिर सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकुला और रूप्यकुला, रक्ता रक्तोदा। राइट, ये सारी नदियाँ उसमें से बहती है। तो ये क्षेत्रों में से नदियाँ बहती हैं। तो कौन से सरोवर में से आती है, किस डायरेक्शन में मूव होती है, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट। फाइन, अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो। अब आपको देखना है, सबसे पहले सरोवर को देखना है। तो ये सरोवर है, राइट, थोड़ा जूम करो। ये जो सरोवर है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये एक नदी आ रही है और ये एक नदी इस साइड आ रही है। तो इस नदी का नाम है गंगा और इस नदी का नाम सिंधु। तो आपको इतना याद रखना है कि जो ये हिमवान पर्वत है और जो ऊपर का जो लास्ट सिखरीन पर्वत है, वहाँ से 3 नदियाँ निकलेंगी। यानी 1-2 नदियाँ तो नीचे, एक नदी बर्फ क्षेत्र में पूर्व डायरेक्शन में जाएगी, ये रही, उसका नाम है गंगा नदी, और दूसरी नदी सिंधु नदी, वो पश्चिम डायरेक्शन में। आप जब भी पढ़े तो मैप का जो आपका राइट हैंड पड़ेगा वो आपका ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, वो जो आपका लेफ्ट हैंड पड़ेगा वो आपका वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो आप जब वहाँ से देख रहे हो तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस साइड की। तो इस साइड ईस्ट में जो नदियाँ बहेगी, पूर्व साइड जो नदियाँ बहेगी उसकी वो नदियाँ का नाम होगा, और वेस्ट में जो पश्चिम साइड जो नदियाँ बहेगी वो आपके लेफ्ट हैंड पे समझना है, और ईस्ट को आपको अपने राइट हैंड पे समझना है, राइट। और साउथ को समझोगे तब नीचे का पोर्शन समझना है, और लेफ्ट उत्तर को, नॉर्थ को समझोगे तो आपको अपने से ऊपर का, यानी ये जो ऊपर का पोर्शन है वो उत्तर हो गया, नीचे का पोर्शन है वो साउथ हो गया, इस साइड वाला राइट हैंड साइड वाला ईस्ट हो गया और लेफ्ट हैंड साइड वाला वेस्ट हो गया। तो अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पद्मा सरोवर है वहाँ से 3 नदियाँ बहेंगी। एक तो ये नीचे की साइड गंगा और सिंधु 2, और ऊपर की साइड ये नदी इधर जा रही है, राइट, ये नदी इधर जा रही है। तो ये जो गंगा नदी है वो हिमवान पर्वत पर से निकलती है। फर्स्ट जो पर्वत है यहाँ देख रहे हैं हिमवान पर्वत, तो हिमवान पर्वत पर से पद्मा सरोवर से 2 नदी निकल रही है, गंगा और सिंधु। जो गंगा नदी है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और जो सिंधु नदी है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट और वेस्ट में। और फिर ये जाके कहाँ पे जाती है, यहाँ तो फिनिश हो गया जम्बूद्वीप, फिर ये नदियाँ कहाँ मिलती हैं, तो यहाँ जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र आता है, राइट। अपन ने फर्स्ट डे देखा था कि ये तो फर्स्ट जो जम्बूद्वीप सबसे अंदर वाला है, सबसे छोटा है,
उसको अपन अभी समझ रहे हैं। उसके बाद असंख्य द्वीप और समुद्र है, तो इसके बाद एक द्वीप होता है, एक समुद्र, एक द्वीप और एक समुद्र। तो ये फर्स्ट नंबर का द्वीप अपन समझ रहे हैं। इसके बाद लवण समुद्र आता है, तो ये नदी कहाँ मिल जाती है, इसके बाहर जो लवण समुद्र है वहाँ पर मिल जाती है। तो ये दो नदी का आपको समझ में आ गया। अब ये जो पद्मा सरोवर से ये नदी निकल रही है वो लेफ्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स वेस्ट साइड जा रही है। अब आपको बीच में ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, हर एक जगह दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे चार आपको दिखेंगे। दो क्षेत्र इधर के, दो क्षेत्र, क्योंकि नीचे के क्षेत्र तो भरत और ऐरावत का आप छोड़ दीजिए, बाकी के फर्स्ट सेकंड और ऊपर देखो ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चार आपको जो वाइट कलर का दिख रहा है, मीन्स गोल गोल दिख रहा है सर्कल, वो क्या चीज़ है, वो कोई शो के लिए नहीं रखा है कि कोई डिजाइन नहीं बनाई है, वो उसका नाम है नाभिगिरी। उसको कहते हैं नाभिगिरी। नाभिगिरी यानी जैसे बोलते पुष्पगिरी, तो गिरी का मतलब होता है पर्वत, वैसे नाभिगिरी तो एक पर्वत का नाम है नाभिगिरी। वो बिल्कुल वाइट कलर का नाभिगिरी पर्वत होता है, राइट। पर अपन टू डायमेंशन में जब पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो उस पर्वत को हम कैसे दिखा पाएंगे, जो वो गोलाकार पर्वत है और ऐसे लंबा है, जैसे कोई ऐसे गोलाकार कोई लंबी चीज़ रख दो आप इधर, तो वो कैसी दिखेगी, उस प्रकार का वो पर्वत है, तो उसको ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ राउंड बना दिया, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि ये चार क्या हो गई, नाभिगिरी हो गई। नीचे अब ये जो नदी पद्मा सरोवर से जो नदी निकलती है वो नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करती हुई निकलती है, इसलिए ऐसा शेप ड्रॉ किया। जो आप ये शेप देख रहे हो ऐसे करके ऐसा ड्रॉ किया, तो नाभिगिरी पर्वत की पूरी परिक्रमा नहीं करती है नदी, क्या करती है, सिर्फ आधी परिक्रमा करती है। ये पूरा ऐसे गोल नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से निकला, आधी परिक्रमा करी और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो गई। और ये जो नदी है उसका नाम है रोहितास्य नदी, राइट। अब अपन दूसरे सरोवर पे मूव करते हैं जिसका नाम है महापद्मा सरोवर, ठीक है। ये पद्मा सरोवर, ये महापद्मा सरोवर। तो महापद्मा सरोवर से दो नदी निकली। आपको इतना याद रखना है कि सिर्फ ये जो हिमालय पर्वत और ऊपर का जो पर्वत है सीकरी पर्वत, वो दोनों पर्वत में से तीन तीन नदियाँ निकलेगी, राइट। दो नदी यहाँ पे भरत क्षेत्र में जाती है और ऊपर की जो पर्वत है उसमें से दो नदी जाती है ऐरावत क्षेत्र में, वो अपन देखेंगे। और एक नदी ऊपर की साइड जाती है। बाकी जितने भी सरोवर, चार सरोवर जो बीच में हैं, उन सारे सरोवर में क्या पोजीशन होगी, दो दो नदियाँ निकलेगी, एक ऊपर की साइड जाएगी, एक नीचे की साइड। आप देख लो ये महापद्मा सरोवर है, तो उसमें से एक नदी निकली जो नीचे आई और नाभिगिरी की क्या करी, अर्ध परिक्रमा करी, राइट। और अर्ध परिक्रमा करके राइट साइड में यानी पूर्व दिशा में मूव हो गई और उसका नाम है रोहित नदी। तो आपको जो अपने अभी पैर देखी, गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्य, नारी नरकांता, रक्त रक्तोदा, सीता सीतोदा, रक्त रक्तोदा, सुवर्णकुला, रूपकुला, ये जो अपने पूरी पैर देखी उसमें से जो फर्स्ट वाले जो नदियाँ हैं, यानी ये पैर है उसमें से जो फर्स्ट वाले जो नाम है वो सब पूर्व डायरेक्शन में मूव हुई। जैसे गंगा सिंधु थी तो गंगा नदी किस दिशा में मूव हुई, पूर्व दिशा में। जैसे रोहित रोहितास्य थी तो रोहित नदी किस दिशा में आई, ये लिखा है रोहित नदी, तो वो पूर्व दिशा में। और रोहितास्य कहाँ गई, पश्चिम दिशा में। जैसे ही महापद्मा सरोवर से रोहित नदी आकर के नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करके पूर्व दिशा में मूव हो गई। और ये कौन सा क्षेत्र था, तो हेमवत क्षेत्र था। तो हेमवत क्षेत्र में दो नदियाँ हो गई, कौन कौन सी, रोहित और रोहितास्य। हेमवत क्षेत्र के सेंटर में से दो नदियाँ पास हुई, रोहित और रोहितास्य। भरत क्षेत्र में से दो, गंगा और सिंधु। अब अपन तीसरे सरोवर पे जाते हैं, तो तीसरे सरोवर में से कौन कौन सी नदी निकल रही है, तो एक नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड जाएगी। जो नीचे की साइड आएगी वो नाभिगिरी की फिर से और परिक्रमा करके राइट साइड पे मूव हो जाएगी, राइट। और इस क्षेत्र का नाम था हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र में दो नदियाँ, एक पूर्व दिशा में है और एक पश्चिम दिशा में है। और जैसा क्षेत्र का नाम है, ठीक है, वैसी नदियों का नाम है। तो इस दिशा में जो नदी है उसका नाम है
हरित नदी, और इस साइड जो नाव है उसका नाम है हरिकांता। तो ये ऊपर से जो आ रही है वो यहाँ से अर्ध परिक्रमा करके इस साइड मूव हो गई, और जो महापद्म सरोवर में से आ रही है वो नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करके पश्चिम दिशा में मूव हो गई। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जो नदियाँ सरोवर में से निकलती है वो जब अपने से दक्षिण की साउथ की ओर जाती है वो पूर्व दिशा में टर्न लेती है, और जो ऊपर नॉर्थ की ओर जाती है वो पश्चिम दिशा में टर्न लेती है। आप देख लो, जैसे ये सरोवर था तो उसमें से जो नीचे की डायरेक्शन में जा रही है वो पूर्व दिशा में टर्न कर रही है, और जो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है वो पश्चिम दिशा में टर्न कर रही है। ये इस सरोवर में से जो नदी निकली वो जो नीचे की डायरेक्शन में जा रही है वो पूर्व की दिशा में टर्न कर रही है, और तिंगिज में से जो ऊपर की ओर जा रही है तो वह यहाँ पे ऊपर गई। ये बीच में सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करके वो लेफ्ट डायरेक्शन में चली गई, राइट। ये तिंगिज सरोवर से नदी निकली, वो नदी ने लेफ्ट टर्न किया, सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करी, और सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करके वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो गई, और ये नदी का नाम था, जो ये नदी निकली उसका नाम था सीतोदा, राइट। तो दो पैर थी, सीता और सीतोदा। तो जो सीता थी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, फर्स्ट नाम वाली सारी पूर्व डायरेक्शन में जाएगी, और जो सेकंड नाम वाली होगी वो पश्चिम डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, पश्चिम दिशा में सीतोदा गया। अब जो ऊपर का केसरी सरोवर है, राइट, तो ये केसरी सरोवर में से सीता नदी निकली, और यहाँ आई सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करके ये पूर्व दिशा में क्या हो गई, टर्न हो गई, और उस नदी का नाम है सीतोदा। और ये सीता और सीतोदा किस क्षेत्र में आई, तो ये क्षेत्र सबको पता है कि ये पूरा क्षेत्र जो बड़ा सा दिखता है वो विदेह क्षेत्र है, राइट। तो आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ से पद्मा, महापद्मा, तिंगिज, तो तिंगिज से जो नदी निकली वो जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करके, और केसरी से जो नदी निकली सीता वो सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करके राइट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो विदेह क्षेत्र में दो नदियाँ, कौन कौन सी, सीता और सीतोदा। तो अभी तक अपने कितनी नदियाँ देखी, गंगा सिंधु देखी वरक क्षेत्र में, राइट। फिर रोहित रोहितास्या देखी हेमवत क्षेत्र में, फिर हरि क्षेत्र में देखी हमने हरिकांता। अब विदेह क्षेत्र में देखी सीता सीतोदा। अब ऊपर की ओर जाते हैं, जो केसरी सरोवर से ऊपर की ओर जो नदी जा रही है वो लेफ्ट साइड टर्न कर रही है, और यहाँ से महापुंडरीक से जो नदी आ रही है नीचे की साइड वो नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करके राइट साइड टर्न कर रही है। ये इस क्षेत्र में नारी और नरकांता, जो राइट साइड है, दो जो पैर है पूरी नारी नरकांता, तो नारी जो है वो फर्स्ट नाम है वो ऑब्वियसली पूर्व डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे पूर्व डायरेक्शन में जाएगी, और जो पश्चिम डायरेक्शन में जो जाएगा उस नदी का नाम है नरकांता। तो ये नारी नदी और ये नरकांता नदी। इस तरह से ये महापुंडरीक जो था उसमें से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी जो नदी, वो नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करके लेफ्ट साइड टर्न करेगी, तो उस नदी का नाम है रूप्यकुला नदी। और ऊपर उसके बाद जो पुंडरीक सरोवर है, पुंडरीक सरोवर से जो नीचे की डायरेक्शन में आएगी वो नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करके राइट की ओर मूव कर लेगी। तो राइट की ओर जो नदी मूव होती है उसका नाम है सुवर्णकुला। जैसे दो नाम है, सुवर्णकुला रूप्यकुला, एक पूरी पैर है, तो सुवर्णकुला फर्स्ट नाम है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, पूर्व दिशा में। ये पूर्व दिशा में सुवर्णकुला और पश्चिम दिशा में रूप्यकुला चलेगी। और आपका ये पुंडरीक जो सरोवर है, मैंने बोला था कि जो फर्स्ट नीचे जो पद्मा सरोवर था और ऊपर जो पुंडरीक सरोवर था, राइट, वो दोनों में से तीन नदियाँ निकलेगी। यानी पुंडरीक सरोवर में से एक तो निकली सुवर्णकुला, एक यहाँ पे निकली और एक यहाँ पे निकली, ठीक है। तो इस तरह से कितनी नदियाँ हो गई, पुंडरीक सरोवर में से तीन नदियाँ निकली, एक तो सुवर्णकुला और ये निकली सुवर्णकुला नदी यहाँ पर, और ये जो अरब क्षेत्र है उसमें भी दो नदी निकल गई पुंडरीक सरोवर से। तो पुंडरीक सरोवर से तीन नदियाँ निकली। तो ये दो नदी कौन सी है, तो रक्ता और रक्तोदा, ये दो नदी, ठीक है। तो आपको फिर से समझा दूँ, गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता,
सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकुला रूप्यकुला, रक्ता रक्तोदा। ये टोटल जो 7 नदियों की पैर है, यानी टोटल 14 नदियाँ हो गई। तो जो फर्स्ट नाम वाली नदी है वो उस क्षेत्र के पूर्व डायरेक्शन में मूव होगी, और जो सेकंड नाम वाली जो नदी है वो पश्चिम डायरेक्शन में मूव होगी। और ये जो नदियाँ है वो सरोवर के बीच में से निकलेगी। ये सरोवर में से सेंटर से निकलेगी, नाभिगिरी की परिक्रमा करके वो टर्न होती जाएगी। तो आपको 14 नदियों कैसे कैसे बहती है, कौन कौन से क्षेत्र में से बहती है, किस डायरेक्शन में बहती है, वो सब कुछ समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से ओवरऑल बोल देती हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। नीचे से ठीक है, चलिए। ये पद्म पद्मा सरोवर, पद्मा सरोवर से जो 2 नदी निकली, गंगा और सिंधु। गंगा राइट साइड में यानी पूर्व दिशा, सिंधु नदी पश्चिम दिशा की तरफ मूव हो गई, राइट। और पद्मा सरोवर में से एक तीसरी नदी निकली जिसका नाम है रोहिताश्य, वो लेफ्ट साइड में गई, और रोहित नदी राइट साइड में। तो रोहिताश्य में से रोहित नदी राइट साइड, रोहिताश्य लेफ्ट साइड। फिर जो महापद्मा था उसमें ऊपर की ओर 2 नदी, ऊपर की ओर एक नदी गई, और जो नीचे वाली तो रोहित नदी थी वो इस क्षेत्र में गई। यानी जो सरोवर होता है तो सरोवर में से एक नदी ऊपर की साइड जाएगी, एक नदी नीचे की साइड। तो आप इतना याद रखिए, जो नीचे की साइड जाएगी वो ऑब्वियसली राइट डायरेक्शन में जाएगी, और जो ऊपर की साइड निकलेगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में। ये सरोवर है, उसमें से ऊपर की ओर जाएगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी, जो नीचे की साइड आएगी वो राइट डायरेक्शन में। जब भी आप जम्बूद्वीप का मैप बनाओ तो आप ये नदियाँ जो ड्रॉ करनी है उसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए इतना याद रख लो, सरोवर बनाए, नीचे की साइड जाएगी वो राइट डायरेक्शन, ऊपर की साइड जाएगी वो लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। तो इस तरह से यहाँ से भी 2 नदियाँ हो गई, हरित हरिकांता, तो वो हरित नदी राइट साइड, हरिकांता लेफ्ट साइड। फिर टिंगिस सरोवर से ऊपर की ओर जो नदी निकली वो सीतोदा लेफ्ट साइड, और केसरी सरोवर से जो ऊपर से जो नदी आई वो सीता नदी राइट साइड। फिर केसरी सरोवर से जो ऊपर की साइड जो नदी गई वो रूप्यकुला लेफ्ट साइड, और यहाँ महापुंडरिक से जो नीचे की तरह नदी आई वो सुवर्णकुला राइट साइड। फिर ऊपर जो केसरी पुंडरिक सरोवर है, पुंडरिक सरोवर से जो नीचे की तरह जो नदी आई वो इस साइड सुवर्णकुला, और यहाँ से जो नदी ऊपर की साइड गई वो लेफ्ट साइड रूप्यकुला, राइट। और फिर जो पुंडरिक सरोवर था उसमें से 2 नदी अरब क्षेत्र में जाती है जिसका नाम रक्ता और रक्तोदा है। इस तरह से 14 नदियों के बारे में अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट, जो अपन ऑलरेडी नदियों का डिस्क्रिप्शन समझ चुके हैं वही यहाँ पे आचार्य मराठी सूत्र के द्वारा बताया है। द्वयो पूर्वाः पूर्वागः, राइट। 2 नदियों में से पहली पूर्व समुद्र की ओर जाती है। अभी मैंने बताई थी जैसे गंगा सिंधु है तो जो फर्स्ट नदी है तो वो पूर्व की ओर जाएगी। फिर बोला शेषस्त्व परगः, यानी शेष जो नदियाँ है मीन्स जो दूसरी नदियाँ हैं वो पश्चिम समुद्र की ओर जाती है, राइट। फिर चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधुआदयो नद्यः, दैट मीन्स गंगा और सिंधु आदि जो नदियाँ हैं उसकी 14,000 परिवार नदियाँ हैं। उसकी परिवार नदियाँ कितनी हो जाएगी? 14,000। ये गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्य वो सिंगल है, यानी गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्य ये सारी नदियाँ हैं, वो एक नदी की 14,000 परिवार नदियाँ है, राइट। नेक्स्ट, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन अपना नदियों के बारे में फिनिश हुआ। तो इतना जो अपना पूरा मैप था उसमें से अपन एक क्षेत्र देख लिए, पर्वत देखे, पर्वत के ऊपर सरोवर देखे, सरोवर के बीच पे सेंटर का कमल देखा, सेंटर के कमल में कौन कौन सी देवी रहती है वो देखा, बाकी कमल की जो विस्तार है उसको देखा। उसके बाद कौन से क्षेत्र में से कौन कौन सी नदियाँ किस डायरेक्शन में मूव होती है वो देखा, और किन किन सरोवर से वो निकलती है
उसको भी अपन ने देखने का ट्राई किया। अब जो क्षेत्र अपना है जहाँ पे अपन रहते हैं उस क्षेत्र का नाम है भरत क्षेत्र, यानी जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप अपन देख ही रहे हैं, उसमें कौन सा क्षेत्र? भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अपन रह रहे हैं। तो आज का टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे अपन रह रहे हैं वो अपन एग्जैक्ट कहाँ पे रह रहे हैं उसको समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले ये जो पोर्शन आपको जो चित्र दिख रहा है वो सिर्फ पूरा जम्बू द्वीप का मैप था। जम्बू द्वीप का जो 190 योजन यानी 190 का भाग था, 190 योजन का जो भाग है जम्बू द्वीप का वो है भरत क्षेत्र। जम्बू द्वीप का में भरत क्षेत्र है वो 190 योजन से डिवाइड किया तब हमको भरत क्षेत्र मिला। तो वो भरत क्षेत्र जो जम्बू द्वीप के मैप में था उसको कट करके यहाँ पे जूम कर दिया है, राइट। तो वो आपको एक बार मैं दिखाती हूँ कि कहाँ से अपन लेके आए जम्बू द्वीप का मैप में। नीचे चलिए, इसको जूम जितना हो सके जूम तो नीचे का दिखा फाइन। तो यहाँ पे आपको दिख ये पिक्चर को जूम किया जा रहा है जिससे आपको समझ में आए कि जो डायग्राम वहाँ पे है वो कहाँ से लिया गया। ये आपका हिमवान पर्वत था, राइट। हिमवान पर्वत में सरोवर था और अपन ने देखा था कि ये नीचे जो ये लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की लाइन, वहाँ से ये जितना पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ वो जो पूरा एरिया है ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा वो आपका क्या है, इतना सारा भरत क्षेत्र है। ये भरत क्षेत्र है वो पूरे जम्बू द्वीप का 190वां भाग है, राइट। इसीलिए अपना भरत क्षेत्र का विस्तार टोटल क्या निकला था 526 सहित 6/90, राइट। 6/19 526 सहित 6/19 योजन का भरत क्षेत्र का विस्तार निकला था। कैसे निकला था? तो 1 लाख योजन जो जम्बू द्वीप है उसको 190 से डिवाइड किया था। तो ये जो भरत क्षेत्र है उसको ये पूरा जो भरत क्षेत्र है और ये हिमवान पर्वत है, तो हिमवान पर्वत के नीचे भरत क्षेत्र है उसको अपन समझने का ट्राई करते हैं कि भरत क्षेत्र में अपन बोलते हैं कि जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र, तो जम्बू द्वीप देख लिया, ये भरत क्षेत्र देख लिया। अब थर्ड क्या बोलते हैं, जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र आर्यखंड है, तो इसमें आर्यखंड कहाँ पे है? फिर अपन ने अभी तक मलेच खंड भी नाम सुन के रखा है, तो मलेच खंड कहाँ पर है? और ये बीच में जो लाइन दिख रही है वो क्या है? ठीक है, वो सब बातें अपने को उस डायग्राम में समझनी है। तो ये जो पोर्शन है उसको जूम करके वहाँ पे शो किया हुआ है। नेक्स्ट राइट। तो ये जो आपका हिमवान पर्वत जो उसमें दिखाया था वो पर्वत है और उस पर्वत के सेंटर में क्या था? सरोवर। सरोवर के सेंटर में क्या था? कमल। तो आपको इतना दिख रहा है और वो पर्वत के ऊपर जो सरोवर था उस सरोवर में से 2 नदियाँ निकली थी, एक ये नदी और एक ये नदी। तो ये जो राइट साइड निकलती है उसका नाम है गंगा नदी और जो लेफ्ट साइड थी वो सिंधु नदी, राइट। ये 2 नदी भी आपको दिख रही है। अब ये जो पूरा नीचे का पोर्शन है उसको जूम किया हुआ है। तो अब इसको समझते हैं कि अपन कहाँ रहते हैं, आर्यखंड कहाँ है? जम्बू द्वीप हो गया, ये पूरा भरत क्षेत्र हो गया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा भरत क्षेत्र है। ये तो हिमवान पर्वत है, राइट। लेकिन यहाँ पे हिमवान पर्वत इसलिए दिखाया है क्योंकि सरोवर से 2 नदी निकली है, उसका इस क्षेत्र के साथ कनेक्शन है, इसलिए आपको समझाने के लिए दिखाया। बाकी भरत क्षेत्र जो पूरा येलो कलर का दिख रहा है वो भरत क्षेत्र है। अब उसको समझना है, भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में अवस्थित है। पूरा जो जम्बू द्वीप था सर्कल उससे बिल्कुल साउथ में नीचे दक्षिण भाग में है, राइट। इसके उत्तर में हिमवान पर्वत है, यानी भरत क्षेत्र है उसके उत्तर में क्या मिल जाएगा अपने को? हिमवान पर्वत। और बाकी की जो 3 दिशाएं हैं, यानी उत्तर दिशा में तो हिमवान पर्वत आ गया, भरत क्षेत्र की उत्तर दिशा में तो हिमवान पर्वत आ गया, लेकिन बाकी की 3 दिशा में क्या है? ये जो
पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा है, और भरत क्षेत्र के नीचे जो दक्षिण दिशा है वहाँ पे लवण समुद्र है। आप ये देख रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर यानी समुद्र के पानी के कलर जैसा दिखाने का ट्राई किया है। यहाँ पे समुद्र और नीचे भी समुद्र है। तो भरत क्षेत्र की उत्तर दिशा में तो हिमवान पर्वत, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण दिशा में लवण समुद्र है। तो इतना आपको समझ में आ गया। फिर भरत क्षेत्र का विस्तार अपन सभी जानते हैं, बहुत बार रिवाइज हो गया, 526 सहित 6/19 योजन का है। ये पूरा भरत क्षेत्र का विस्तार हो गया। अब एक क्षेत्र के ठीक मध्य में पूर्व पश्चिम लंबाईमान रजत में विजयात पर्वत है। आप देख रहे हैं राइट। ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जिससे आपको समझ में आएगा कि अपन कहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भरत क्षेत्र है उसके एग्जैक्ट सेंटर में पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व दिशा वो पश्चिम दिशा, तो पूर्व से पश्चिम लंबाईमान कौन सा पर्वत है? रजत में ये दैट मीन्स चांदी के कलर का पर विजयात पर्वत है। इस पर्वत का नाम है विजयात पर्वत, ये लिखा हुआ है, ये विजयात पर्वत है राइट। तो आप ये समझिए कि ये पूरा भरत क्षेत्र है, उसमें सेंटर में विजयात पर्वत आ गया। तो ये जो विजयात पर्वत आने से भरत क्षेत्र के कितने भाग हो गए? ये 2 भाग हो गए। आपको दिख रहा है ये जो कोई गोलाकार इतनी चीज है अर्धगोला जैसा, उसके सेंटर में ये विजयात पर्वत आने से भरत क्षेत्र के 2 भाग हो गए राइट। अब विजयात पर्वत और हिमवान पर्वत से निकलने वाली गंगा सिंधु नदियों के निमित्त से भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। पहले तो आपने 2 खंड देखे, दिस वन एंड दिस वन। अभी नदियों को माइंड में मत रखना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये यानी जो 526 साइड 6 अपॉन जो 19 योजन का जो भरत क्षेत्र था उसका हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो कितना हो गया? ये 238 योजन का ऊपर का हो गया पोर्शन और 238 योजन का नीचे का पोर्शन हो गया। तो ये 238 योजन ये अपने ऊपर नीचे का पोर्शन हो गया। अब अपन जानते हैं कि हर एक क्षेत्र में जो क्षेत्र होता है वहाँ पे 6 खंड होते हैं। भरत क्षेत्र में के भी जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक में सदा देत मोत्रो। हे जिनवाणी पारती तो ये जपऊ दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निधि